गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको 7th क्लास से उद्बोधन की बुक का चैप्टर नंबर 3 कराऊंगी। तो आइए निकालते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको शब्द के बारे में बताऊंगी कि शब्द क्या है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर है 3 शब्द विचार। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन वो शब्द तभी कहलाता है जब उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, जब 2 वर्णों से या 2 वर्णों से अधिक से मिलकर कोई सार्थक, जिसका कोई अर्थ होता है, सार्थक मीन जिसका कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द बनता है, वही हमारा शब्द कहलाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम चैप्टर कि याद रखो कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वही जैसा कि मैंने आपको भी समझाया, शब्द भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। जैसे वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसी तरह से शब्द भी हमारी भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही भाषा बनती है। ठीक है, तो शब्द हमारी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। शब्दों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, अर्थात बोलकर जो हम शब्द कुछ कहना है सपोज, तो उसके लिए हमें शब्दों के द्वारा दूसरे से अपने मन की बात कहनी होगी, तो शब्दों के द्वारा ही हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अर्थात भाषा के माध्यम से। जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई 2 व्यक्ति टेलीफोन पर बातचीत करते हैं तो शब्दों के माध्यम से ही बातचीत करते हैं। ठीक है, तो शब्दों को ही बोलते हैं, क्योंकि शब्दों से ही भाषा बनती, वाक्य बनते हैं। तो उसी माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरों तक करते हैं। दिए गए चित्र में 2 दोस्त शब्दों के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं। यहाँ देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि 2 दोस्त हैं ये, और ये कुछ बातचीत आपस में कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे से अपने मन की बात कह रहे हैं। तो ये हमारी भाषा है, ठीक है, जो शब्दों के द्वारा बनी। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। राहुल खेल रहा है, विशाल स्कूल जाता है, तमन्ना समाचार सुनती है। ठीक है, तो इन वाक्यों में अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये वाक्य हैं, और वाक्य किससे बने हुए हैं? शब्दों से, क्योंकि वाक्यों में शब्दों का प्रयोग होता है, एक एक शब्द को मिलाकर के वाक्य बनता है। तो ये वाक्य दिए गए हैं, और इन वाक्यों में किसका प्रयोग हुआ है? शब्दों का। शब्दों के प्रयोग से ही वाक्य बने हैं। जो शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। इसी प्रकार दूरदर्शन पर समाचार वाचिका ने कहा, अगले 24 घंटों में पूरे देश में वर्षा होने की संभावना है। अर्थात ये पूरा वाक्य यहाँ दिया गया है, सेंटेंस। अब इस वाक्य में अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए कि अगले 24 घंटों में, पूरे, इस तरह से बहुत सारे शब्दों से मिलकर ये एक वाक्य बना। इस वाक्य में भी अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनकी सहायता से समाचार वाचिका ने यह समाचार जनता तक पहुंचाया, क्योंकि शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बना और वाक्य से ही पूरी बात जनता तक पहुंचाई गई। ठीक है, अतः शब्दों के माध्यम से ही हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। हम जो कुछ भी बोलते लिखते हैं, उसका एक अर्थ होता है। शब्द छोटा हो या बड़ा, उसका अपना अर्थ होता है। कोई भी शब्द या वो 2 वर्णों के मेल से बना हो, या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बना हो, या 4 वर्णों से बना हो, कोई भी शब्द हो, उसका एक अपना अर्थ होता है। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों के समूह का अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ होगा, वही शब्द होगा। तो ये यहाँ देखिए, येलो बॉक्स में आप देख सकते हैं, यहाँ ये पूरी शब्द की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ देख लीजिए, ये इसको हम पढ़ सकते हैं एक बार, कि वर्ण या वर्णों का समूह जिसका अपना अर्थ होता है, उसे शब्द कहा जाता है, जो मैंने आपको अभी समझाया। अब आता है कि शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है बच्चों। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये 4 भेद हमारे शब्द के होते हैं, अर्थात शब्द को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो कैसे? सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के बच्चों 4 भागों में उसको बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है तत्सम शब्द। अब हम पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। बच्चों, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से एज इट इज हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, जिनका कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्योंकि
बहुत सारी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है और हिंदी भाषा की जननी भी संस्कृत भाषा ही है। हिंदी भाषा का उद्गम जो है वो संस्कृत भाषा से हुआ है और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे एज इट इज हमारी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं। तो वो शब्द शुद्ध शब्द बिल्कुल वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए ही संस्कृत के अनेक शब्द उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे वायु, सूर्य, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, ठीक है, वो हमारे संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं और तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आता है तद्भव। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो लिए तो वो भी संस्कृत भाषा से ही जाते हैं, लेकिन हमने आम बोलचाल की भाषा में बोलकर उनका कुछ रूप परिवर्तित कर दिया है और वो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने, यानी कि रूप परिवर्तित करके थोड़ा सा उसका रूप चेंज हो गया है बोलने में हमारे, और वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, तो वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो अपने थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, वही जो मैंने आपको समझाया कि थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे घर, सांप, दूध, घी, कुआं आदि। अर्थात घर जैसे ग्रह इसका शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है ग्रह, तो ग्रह का हमने थोड़ा सा उसको रूप चेंज करके उसको घर कर दिया। सांप, सर्प है इसका तत्सम शब्द, हमने सांप इसको बोल दिया, तो ये हमारे तद्भव शब्द कहलाए जो थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो गया। अब ये पूरी नीचे जो टेबल दी गई है ये आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं, तत्सम और तद्भव शब्दों की, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और बच्चों एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज से ही आएगा, यहाँ से भी दिए जा सकते हैं वर्ड्स, तो आप ये भी आपको लर्न करने हैं, इनसाइड द चैप्टर भी आपको लर्न करना है, ठीक है, ये आप खुद से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं नीचे टॉपिक पर। नंबर 3 आता है देशज शब्द। देशज शब्द बच्चों वो होते हैं जो शब्द सदियों से यानी कि बहुत सालों से हमारे जनजीवन में हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं और हमारी हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है, तो उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, गाड़ी, झुग्गी, खिड़की, घोंसला, पेट, खटखटाना, ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो हमारे क्षेत्रीय प्रभाव इन शब्दों पर है, क्षेत्रीय भाषा का, बोली का जिसे कहते हैं, तो ये हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। दूसरा आता है विदेशी शब्द। अब बच्चों विदेशी शब्द क्या है? विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से प्रभावित हैं, यानी कि दूसरे देशों की भाषा के शब्द हैं वो, और यहाँ पर बोलचाल में हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में आने लगे हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, है ना, तुर्की, पुर्तगाली, इस तरीके से, तो उनके जो वो शब्द थे वो हमारी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग हुए और वो हम हिंदी बोलचाल में अपनी प्रयोग करने लगे। तो दूसरी देशों की जो भाषा के शब्द हैं वो हमारी हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। पढ़ते हैं इसको। हमारा देश लंबी गुलामी के कारण विदेशी सरकार के अधीन रहा, जिसके कारण कई विदेशी भाषाओं के शब्दों ने हिंदी में अपना स्थान बना लिया, अर्थात वो हमारी हिंदी भाषा में पूरी तरह से क्या कहना चाहिए उसको, स्थापित हो गए, वो उनको हम बोलने लगे। अतः हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं और ये सभी अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ये विदेशी शब्द यहाँ नीचे देख लीजिए, टेबल दी गई है, ये विदेशी शब्दों की टेबल है, देशी और विदेशी, तो ये आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक। अब आता है दूसरा जो शब्द का वर्गीकरण हुआ था, पहला हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, दूसरा हुआ था रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर देखते हैं शब्दों को हम कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं, 3 प्रकार से हम उसका विभाजन कर सकते हैं। कैसे? पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द बच्चों हम इजी भाषा में ये कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, संज्ञा शब्द जिसे कहते हैं, वो शब्द होते हैं ये। और अगर हम इनके टुकड़े करते हैं, यानी कि एक शब्द को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन 2 भागों में उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। तो वो होते हैं कौन से शब्द? रूढ़ शब्द, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जब हमने टुकड़े किए, खंड किए, तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर हम पूरा शब्द बोलेंगे तभी उसका अर्थ निकलेगा, अदरवाइज उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा अगर हम उसको बांट देते हैं टुकड़ों में। जैसे पढ़ते हैं इसको। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सके, यदि टुकड़े किए जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि इनका टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हाथ, पैर, रात, कुर्सी। हाथ शब्द है, मान लीजिए हम हा को अलग कर दें, था को अलग कर दें, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। पैर शब्द है सपोज, तो पै को अलग कर दें, रा को अलग कर दें, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, ठीक है।
तो ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका टुकड़े करने पर अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, अब आता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द बच्चों वे शब्द होते हैं जिनके अगर हम विभाजित करें उनको दो शब्दों में तो उनका अपने आप में पूर्ण अर्थ निकलता है। ठीक है, अगर हम उनको दो भागों में विभाजित करें तो अपने आप में दोनों शब्दों का अलग अलग पूर्ण अर्थ निकलता है, वो शब्द होते हैं यौगिक शब्द। पढ़ते हैं इसको कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बनते हैं, स्वतंत्र शब्दों के अर्थात अलग करने पर भी उनका स्वतंत्र रूप से अर्थ निकलता है, तो वो शब्द होते हैं यौगिक शब्द। जैसे रसोई घर, रसोई घर, रसोई मीन्स खाना बनाना और घर मीन्स घर, तो खाना बनाने का जो घर होता है यानी कि रसोई घर, रसोई को अलग कर दो, घर को अलग कर दो, तो दोनों का अर्थ है। कार्यालय, कार्य का आलय, काम करने का घर यानी कि कार्य प्लस आलय, कार्य को अलग करेंगे आलय को अलग करेंगे, दोनों का अपने आप में पूरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा यौगिक शब्द। अब तीसरा आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। ये आपकी पहचान के लिए मैंने आपको बताया कि अगर इनको आप दो भागों में विभाजित करेंगे तो इनका पूरा अर्थ निकलेगा, तो ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं बच्चों जो परंपरा से किसी विशेष रूप में, विशेष अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं, यानी कि जो उनका शाब्दिक अर्थ है वो नहीं होता, वो कुछ और ही अर्थ उनका निकलता है। ठीक है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ का जो सामान्य अर्थ है वो है कि जिसका गला नीला है, नीला कंठ। तो अब हम इसका एक अर्थ निकालेंगे कि नीला कंठ किसका है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका, शिव। तो इसका अर्थ जो निकलेगा वो कुछ और ही निकलता है, शिव, यानी कि तीसरा अर्थ हमारा विशेष अर्थ एक निकला शिव। दशानन, 10 आनंद, 10 मुख वाला, दशानन का मतलब है 10 मुख वाला, तो जिसके 10 मुख हैं कौन है वो, रावण। तो इसका कुछ और ही विशेष अर्थ प्रकट होता है, वो होता है आपका कौन सा, योग रूढ़ शब्द। इसको पढ़ लेते हैं। वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित है वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नीलकंठ, दशानन, पीताम्बर ये शब्द हमारे योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि इनका कुछ विशेष अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे कि तीसरी काइंड जो है वो शब्द की किस आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं बच्चों। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, किसके कारण, लिंग, वचन और कारक के कारण। ठीक है, लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब किन किन शब्दों में होता है इन कारणों से परिवर्तन, एक तो संज्ञा शब्दों में होता है, एक विशेषण शब्दों में होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, संज्ञा शब्दों में, विशेषण शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में और क्रिया शब्दों में। ये 4 शब्द ऐसे हैं जिनमें हमारा लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। कैसे, सपोज एक शब्द है लड़का, पुल्लिंग है तो लड़का, स्त्रीलिंग है तो लड़की, यानी कि लिंग के कारण, और शब्द है हमारा ये संज्ञा, तो लिंग के कारण इसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, दूसरा आता है क्रिया। क्रिया में कैसे हुआ कि लड़का है तो जा रहा है हो जाएगा, लड़की है तो जा रही है हो जाएगा। इस तरह से इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण, वचन लड़के तो जा रहे हैं, लड़का तो जा रहा है, यानी कि वचन के कारण परिवर्तन हो गया क्रिया में। तो इन तीनों का लिंग, वचन और कारक के कारण जब क्रिया शब्दों में, संज्ञा शब्दों में, विशेषण शब्दों में और सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन होता है तो ये शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द बच्चों वो होते हैं जिसमें इन तीनों की वजह से लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ये एज इट इज रहते हैं बिल्कुल, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, कारक की कोई सी भी विभक्ति हो, इसमें कोई सा भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे बूढ़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे जो शब्द है हमारा क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण होता है अविकारी शब्द। तो ये धीरे धीरे जो शब्द है वो चाहे बूढ़ा हो या बुढ़िया हो, वो धीरे धीरे ही रहेगा। बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, बुढ़िया धीरे धीरे चलती है। ठीक है, बच्चा जोर जोर से रोता है, बच्ची जोर जोर से रोती है। तो जोर जोर से जो शब्द है ये हमारा चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, ठीक है, कुछ भी हो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमारे होते हैं, एक तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 4 प्रकार के ये शब्द होते हैं हमारे, जो हमारे इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है,
अब हम आगे पढ़ते हैं। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक बार खुद रीडिंग कर सकते हैं। चौथा आता है हमारा शब्द का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों शब्द के 4 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। इसमें और भी आते हैं, जैसे शब्द समूह के लिए एक शब्द है वो भी इसमें आता है, और युग्म वाले जोड़े वाले अर्थ आते हैं, यानी कि 2 अलग अलग शब्द होते हैं जो देखने में एक से लगते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है, शब्द युग्म जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं इसमें 4 दिए गए हैं, और भी इसमें 2-3 तरह के और शब्द होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें एकार्थी शब्द यानी कि एक सा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, अनेकार्थी शब्द जिसमें एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक, पर्यायवाची जिसमें समान अर्थ यानी कि एक सा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। फिर आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द वे होते हैं बच्चों जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ये लेसन। अब ये याद रखने योग्य है। यहाँ देख लीजिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इसको एक बार जरूर पढ़ेंगे आप, क्योंकि ये कंक्लूजन होता है पूरे चैप्टर का, मेन पॉइंट्स यहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको जरूर पढ़ेंगे, और ये चैप्टर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, और मेरी इस वीडियो के बाद आप एक बार जरूर पढ़ेंगे इस लेसन को। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले करते हैं एक्सरसाइज। तो ये देखिए बच्चों, ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। पहला है सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है हमारा, रचना के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तो ये गलत वाक्य है बच्चों, हमने इसको यहाँ पर रॉन्ग कर दिया है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, ये भी रॉन्ग है। कागज विदेशी शब्द है कागज, तो ये हमने इसको सही कर दिया, क्योंकि यहाँ देखिए ये जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, चौथा आता है, अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल सही वाक्य है, ये टिक कर दिया है हमने इसको। देशज शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से लिए जाते हैं, ये सही है बिल्कुल, ये क्षेत्रीय बोली की से ही प्रभावित होते हैं ये शब्द। संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं, नहीं, इसको हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, हमने इसको रॉन्ग कर दिया। अब आ जाइए नीचे, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। देखिए, भिक्षा भीख, सत्य सच, मुख मुंह, अष्ट 8, भक्त भगत, सूर्य सूरज, क्षेत्र खेत, कर्म काम, दुग्ध दूध। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई हमारी। इनके तद्भव शब्द लिखने थे, वो हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप अपनी बुक में कर सकते हैं इसको। अब एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो पहला है हमारा, दुबला का दुर्बल हो जाएगा, बहु वधु, आंसू अश्रु, हाथी हस्ती, मोर मयूर, ऊंट उष्ट्र, दही दधी, गांव ग्राम, सांप और सर। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। यहाँ कुछ आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। उसके ऊपर की हमारी ट्रू फॉल्स भी हमने आपको करा दिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। 3rd चैप्टर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द की परिभाषा लिखिए। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहते हैं, उदाहरण कमल खरगोश। ठीक है, नेक्स्ट, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट या रचना भी कह सकते हैं इसको, हम ध्यान रखिएगा कि बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर आता है तो सेम थिंग है दोनों। बनावट भी वही बात है, रचना भी वही बात है। ठीक है, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक, नेक्स्ट है, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आप चाहे तो बुक में से लिख सकते हैं, बुक में भी पूरा दिया गया है, ऐसे ही एज इट इज डेफिनेशन है ये दोनों की, आप लिख सकते हैं। जो शब्द, वे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़की लड़के। ऐसे शब्द जिनको वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अविकारी कहलाते हैं, जैसे बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, तो ये देखिए ये हमारा
अभिकारी शब्द है इसमें, ठीक है। धीरे धीरे, यहाँ आप देख सकते हैं धीरे धीरे अभिकारी शब्द है, ठीक। अब ये देख लीजिए यौगिक और योग रूढ़ शब्द में अंतर है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं कि जो शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। रसोईघर, कार्यालय, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। फिर आता है योग रूढ़ शब्द, वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित है, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नीलकंठ, दशानन, पीताम्बर आदि, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के, ठीक है, थर्ड चैप्टर के। इसके साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है और सिलेबस भी हमारा बच्चों यहाँ कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का, सॉरी इसका उद्बोधन का। पहले मैंने आपको आमोदनी का सिलेबस कंप्लीट कराया था, आज हमारा उद्बोधन का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही बच्चों जो है हम याद करते रहेंगे अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।